चौंकाने वाली तस्वीरें सबसे पहले देखेंगे। पहली तस्वीर एक चौंकाने वाले हादसे की है और हाईवे पर एक ट्रक अचानक किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। सड़क पर खड़े ट्रक से उसी समय एक शख्स उतरा था। जब उसने ट्रक को अपने पास आता हुआ देखा तो ट्रक से सटकर खड़ा हो गया। पूरा का पूरा ट्रक टकराकर वहां से गुजर गया, लेकिन गनीमत यह रही कि इस शख्स की जान बच गई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। चीन के किक्सिंग माउंटेन की है, जहां इन दिनों टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 1480 मीटर ऊंचा यह माउंटेन चीन के जानजियाजी प्रांत में मौजूद है और यहां की सबसे खास बात है 168 मीटर लंबी सीढ़ी। इस सीढ़ी पर चढ़कर लोग अपने एडवेंचर का शौक पूरा करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब तीसरी तस्वीर इटली के अब्रूजो प्रोविंस की है। यहां इतनी बर्फ गिरी है कि लोग सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं। सड़कों पर बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। लोगों की कमर तक बर्फ का ढेर लगा हुआ है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यह शख्स जरूरी काम से बाहर निकला था, लेकिन बर्फ इतनी गिरी कि बीच में ही फंसकर रह गया। तस्वीरें देखिए। Per le strade di Campo di Giove si cammina con la neve alla vita. Guardate un po'. और अब रुख करते हैं चौथी तस्वीर का। अमेरिका के हवाई द्वीप से यह तस्वीर आई है, जहां एक सर्फर ने मौत को धोखा दे दिया। यह सर्फर एक विशाल लहर पर सवार होने की कोशिश के दौरान अपना संतुलन खो बैठा और समंदर में समा गया। लेकिन सर्फर की किस्मत अच्छी थी। समंदर की तेज लहर ने सर्फर को किनारे तक पहुंचा दिया और इसकी जान बच गई। और अब पांचवी तस्वीर आपके सामने अमेरिका के टेक्सास से है, जहां एक ट्रेन ट्रक से टकरा गई। दरअसल ये रेलवे क्रॉसिंग थी और ट्रक में भारी सामान लदा हुआ था। ट्रक ने पटरी पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई। ट्रेन के ट्रक से टक्कर की तस्वीरें देखिए आप। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। That's not good. On the tracks. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है। कल कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था और 36 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। हालांकि इन आंकड़ों में अभी और भी अनुमान है कि लोगों की जान गई होगी। और अब यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अजरबैजान एयरलाइंस हादसे में रूस का हाथ है। यह विमान अजरबैजान से रूस जा रहा था। यूक्रेनी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि क्रिसमस के दिन चेचेनिया में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए थे, जिसे रोकने के लिए रूस ने एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया और इन्हीं मिसाइलों में से अजरबैजानी प्लेन क्रैश हो गया, यानी कि एक मिसाइल कोई इस प्लेन में जाकर लगी। और वीडियो फुटेज और शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि प्लेन पर कोई बाहरी हमला हुआ था या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट की रिपोर्ट और क्रैश साइट पर मिले सबूत संकेत देते हैं कि विमान को बाहरी रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था और न ही लैंडिंग से पहले विमान में आग लगी थी। मिसाइल या ड्रोन के हमले के बाद विमान में आग लगने या विमान के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, लेकिन क्रैश साइट पर ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान तकनीकी खराबी की वजह से गिरा, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे रूसी प्रोपेगेंडा करार देते हुए जांच की मांग की है। यूक्रेन के मुताबिक रूस इस घटना की जिम्मेदारी से बचने के लिए अजरबैजानी विमान पर पक्षियों के झुंड के टकराने का बहाना बना रहा है।
और विमान हादसे के बाद जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई है उसकी वजह है कुछ वीडियो जो शक पैदा कर रहे हैं। क्रैश साइट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें प्लेन की बॉडी में बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इतने बड़े छेद सामान्य विमान हादसे में नहीं होते, वे मिसाइल या रॉकेट से हमले के बाद ही विमान में ऐसे छेद हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए उसी विमान के उस हिस्से की जहां पर ये बड़े बड़े होल्स, ये बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं और जिसके बाद ये दावा किया गया है कि ये मिसाइलों के हमले से, ड्रोन के हमले से ये छेद हो सकते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वो विमान के बॉडी में हुए छेद नजर आ रहे हैं जो कि सामान्यतः इस तरह के क्रैश में नजर नहीं आते। ये दावा किया जा रहा है और इसी आधार पर यह आरोप रूस के ऊपर भी लगाया जा रहा है। तो इस एयर क्रैश पर यूक्रेन की थ्योरी क्या है, कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी दी गई है वो क्या है, एक एक करके उन थ्योरीज पर बात करते हैं। बिग वॉल पर चलते हैं, बिग वॉल के माध्यम से हम बताते हैं। थ्योरी नंबर 1, रूस ने प्लेन को यूक्रेनी ड्रोन समझा और थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि एयर डिफेंस से मिसाइल दागी गई जिसमें ये बड़ी दुर्घटना हुई है। थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है, क्रैश विमान में बड़े छेद मिसाइल हमले के सबूत हैं जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थोड़ी देर पहले। थ्योरी नंबर 4 क्या कहती है, विमान का जीपीएस जाम, रूस पहले भी ऐसा कर चुका है। इसमें घुमा फिरा कर रूस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं इन सारी थ्योरीज को देने के बाद। और यह पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी विमान हादसे ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया हो, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हो। 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को डोनबास में विद्रोहियों ने मिसाइल से मार गिराया था। इस हादसे में 298 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड में इस मामले पर कई साल मुकदमा चला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन कल हुआ विमान हादसा यूक्रेन, नाटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत तीखे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। सुमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुमित, सवाल यही है कि ये सारी थियरीज जो दी गई हैं रूस के अगेंस्ट यूक्रेन के द्वारा, वो कितनी सही या कितना सच लगती है, क्योंकि इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर भी बहुत ही तीखा है, बहुत ही तेज है दोनों देशों के बीच। वैसे अगर आप देखें, क्योंकि रवि मैं इन चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से अगर डीप इनसाइट देखूं तो ये एक सनसनी फैलाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने ऐसा पहली बार किया हो। यूक्रेन ऐसा पहले, आपको याद होगा बूचा मैस्केयर की बात हम करते हैं कि बूचा के अंदर लोगों को मार दिया गया था जब रशियन फोर्सेज घुसी, उन्होंने मैस्केयर कर दिया था। वो भी हमने देखा कि कैसे यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल किया, खासतौर पर परसेप्शन बिल्डिंग में, नेगेटिव परसेप्शन बिल्डिंग में रूस के खिलाफ। इसके अलावा कीव घोष की एक बात की जाती है। मल्टीपल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब यूक्रेन की एजेंसीज ने रशिया के ऊपर ऐसे आप कह सकते हैं बेसलेस एलिगेशंस लगाए हो और ये कोशिश की हो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की। ऐसा अब जब इस इंसिडेंट्स की बात करते हैं, एक्सपर्ट साफ तौर पर बताते हैं, एक्सपर्ट की जो थ्योरी है, कभी भी कोई जब ऐसे मिसाइल या कोई भी ऐसे एक्सप्लोजिव डिवाइस डिटेक्ट किया जाता है या हिट करता है एयरक्राफ्ट से, तो आपको उसके नमूने या फिर एक्सप्लोजिव की चीजें आपको उसके क्रैश के साथ मिलती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देखें, जब लैंडिंग कर रहा था तब तक उसके अंदर कोई फायर नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कोई फायर, ऐसा कोई मिसाइल उससे टकराता तो निश्चित तौर पर हवा में ही उसके अंदर आग लगी होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब ऐसी स्ट्राइक्स होती है तब जो डिब्रीज होती हैं या फिर जो उसके परखच्चे होते हैं या फिर विमान के टुकड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे या फिर आप कह सकते हैं उसमें सर्वाइवल का, किसी के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन इसमें हमने सर्वाइवल की भी नंबर्स को देखा। अब ये कई ऐसी थ्योरीज हैं, कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसपे अगर आप इसको आकलन करें तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव आप कह सकते हैं परसेप्शन मेकिंग या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई से कई हद तक ये बहुत दूर है। रवि, शुक्रिया सुमित आपका इस पूरे डिटेल एनालिसिस के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश के बिगड़े हालात की। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं को टारगेट किया गया और अब ईसाइयों का नंबर है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को खुली छूट मिल गई है, उन्हें मनमानी का लाइसेंस मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस के राज में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के बाद ईसाइयों पर हमले किए। क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए खास तौर से क्रिसमस का दिन चुना गया। घरों में आग लगा दी गई, वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की गई। यह तब हो रहा है जब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है।
और क्रिसमस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से बर्बरता हुई है। ईसाइयों के 17 घरों को जला दिया गया है। क्रिसमस मनाने दूसरे गांव गए थे ये लोग और उसी दौरान ये आगजनी की गई, ये हमला किया गया, ये तबाही मचाई गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन घरों की जो अब राख में तब्दील हो गए। दरअसल यहां पर सांप्रदायिकता की आग इतनी भड़क चुकी है, वो भी सरकार के संरक्षण में, कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा। पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया और अब देखिए ईसाइयों का नंबर आ गया है बांग्लादेश में, जहां उनके घरों में आग लगा दी गई उस दिन जब उनका सबसे बड़ा त्योहार था। तो बांग्लादेश में ईसाई भी सुरक्षित नहीं हैं, ये तस्वीरें कम से कम यही कह रही हैं। देखिए क्या वाकया है, ये क्या मामला है, जरा देखिए बिग वॉल के माध्यम से। तो दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के बंदरबन जिले की ये घटना है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सैकड़ों हथियारबंद बदमाशों ने गांव पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। इस गांव पर वारदात के समय गांव में बेहद कम लोग मौजूद थे, वो दूसरी जगह गए थे इस त्योहार को मनाने के लिए। क्रिश्चियन त्रिपुरा समुदाय के 17 घरों को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, सारे घर राख में तब्दील हो गए। ईसाई परिवारों को कुछ दिनों से धमकी भी दी जा रही थी, ऐसा नहीं था, लगातार धमकियां मिल रही थी, इलाका खाली करने को कहा जा रहा था, उन्हें यहां से जाने को कहा जा रहा था, और अब देखिए आगजनी कर दी गई है। प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे संजीव वाजिद बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस नीत अनिर्वाचित सरकार का कोर्ट पर दबदबा है और बीएनपी के दबाव में शेख हसीना प्रत्यर्पण की मांग की गई है। आज प्रतिशोध के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए कंगारू न्यायाधिकरण, कंगारू कोर्ट चलाए गए हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की सुनवाई हास्यास्पद है। आवामी लीग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। हजारों कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से कैद किया गया है। बांग्लादेश में हर रोज लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी हो रही है। देखिए शेख हसीना के बेटे एक बार फिर से यूनुस सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं, काफी सीरियस एलिगेशंस वो लगा रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बहस छेड़ी है, बल्कि इसका असर भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केट के व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया है। यह कदम भारतीय व्यापारी समुदाय की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसे कदम के द्वारा। तो सीधे तौर पर यह बायकॉट कई सारे सवाल भी बांग्लादेश पर उठा रहा है। देखिए बायकॉट बांग्लादेश की मुहिम शुरू की गई है और भारत की ऑटो इंडस्ट्री ने बड़ा ऐलान किया है। ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट्स ने बांग्लादेश से व्यापार बंद करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। कश्मीरी गेट की 2000 दुकानों से बांग्लादेश के लिए निर्यात होता है। पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर के जरिए यह सारा निर्यात होता है, जिसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो कश्मीरी गेट से शिवांग माथुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस ऐलान के बाद से। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में भारत के व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया है और वहां के व्यापारियों को बाध्य करने के लिए यह फैसला लिया है कि वो यहां से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, खासतौर पे ऑटो का सामान जो यहां कश्मीरी गेट से एक्सपोर्ट होता है, उसको 15 जनवरी तक बिल्कुल बाधित किया जाएगा, ताकि वहां का व्यापारी परेशान होकर वहां की सरकार पे भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पे मजबूर हो और साथ साथ यह इंश्योर करा जा सके कि वहां का हिंदू जो है वो सेफ हो। इस वक्त हम एक दुकान पर हैं आपको समझाने के लिए कि आखिर कौन से वो सामान हैं जो भारत से बांग्लादेश भेजे जाते हैं। मेरे पीछे जो आप ये सारा ऑटो पार्ट्स का सामान देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वो ऑटो पार्ट्स के सामान हैं जो वहां की गाड़ियों को तैयार करने में, वहां की गाड़ियों के निर्माण कार्य में काम आते हैं। और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो भारत से बहुत बड़े पैमाने पे कश्मीरी गेट से बांग्लादेश सालों साल से भेजी जा रही है और कई लाख करोड़ का व्यापार यहां भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ स्थापित करता है। हमारे साथ यहां के जो दुकान के मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। सर अपना नाम बताएं। प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो चीजें हम देख रहे हैं आपके शोकेस में,
कुछ इसके बारे में बताएं कि क्या क्या वो जरूरी चीजें हैं जो भारत बांग्लादेश को देता है, जिसके बिना बांग्लादेश का पहिया जो है वो रुक जाएगा। बिल्कुल, ये जैसे है, ये माउंटिंग है, माउंटिंग यहीं से जा सकती है सिर्फ, और वहाँ पे रबड़ का कोई काम नहीं है उनके पास, तो सब टोटल 100% आइटम है ये यहीं से इंडिया से। माउंटिंग इसे कहा जाता है। हाँ, यस, माउंटिंग। ये क्लच प्लेटें हैं, क्लच प्लेट ये क्लच के सिस्टम में काम आती है, तो ये यहीं से हमारे पास से इंडिया से जाती हैं। ये देखिए, ये जो है ये क्लच प्लेट है जो भारत यहां से सप्लाई करता है, यहाँ के एक्सपोर्टर्स भेजते हैं बांग्लादेश। और कुछ सामान फिल्टर हैं ये जी, सभी तरह के फिल्टर यहीं से जाते हैं, जो एसी में हमारा एयर फिल्टर लगता है, एसी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, सारे ये सब हम ही सप्लाई करते हैं, और भी करते हैं, लेकिन ज्यादा सब इंडिया से ही है। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर भारत में कितनी नाराजगी है ये आपने देखा। एक पड़ोसी देश में ये हालात है। अब बात करते हैं दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का नया अध्याय शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच विवाद गहरा हो गया है, हालात युद्ध के बन रहे हैं। और मंगलवार और बुधवार की रात पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में आतंकी गुट टीटीपी के ठिकानों पर हवाई बमबारी की थी और इस हमले में 46 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद अफगान तालिबान का गुस्सा बेकाबू हो गया और अफगानिस्तान ने अब 46 लोगों की मौत का बदला लेने का प्रण लिया है। तालिबान के हजारों लड़ाके पाकिस्तान सीमा की तरफ कूच कर गए हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले हो सकते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। 15,000 तालिबानियों के पाक सीमा की तरफ कूच करने की खबर है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बुल्लाह मुजाहिद का ऐलान, पाक को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। लाहौर से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। गुलाम, क्या चल रहा है पाक अफगान बॉर्डर पर? हालात बहुत ही तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी बन गई तो क्या एक नई जंग शुरू हो जाएगी पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर, उसके बॉर्डर पर? जी बिल्कुल रवि, देखें, पहली बात तो यह है कि जब पख्तीका में पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक की बात की गई और तालिबान ने उसके बाद ये कहा कि हम इसका जवाब देंगे, तो उसके बाद ऐसी खबरें आई कि बहुत सारे तालिबान के जो अकाउंट्स थे उनसे विजुअल्स शेयर किए गए कि पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो है वो अफगान बॉर्डर की तरफ उन्होंने कूच किया है। गुलाम, आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही, हम दोबारा कोशिश करते हैं कनेक्ट करने के लिए। टेंशन बढ़ी थी और उस टेंशन को बढ़ने के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये स्ट्राइक की बात सामने आई थी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जून में ये कह चुके हैं कि हम इसके बाद भी ऐसी अटैक्स कर सकते हैं अगर टीटीपी की तरफ से निशाने बनाए जाते रहे पाकिस्तान में। अगर रवि बात करें नवंबर की, खाली नवंबर में लगभग 241 लगता है गुलाम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी वजह से। शुक्रिया गुलाम फिलहाल जुड़ने के लिए। तो जैसा गुलाम बता रहे थे कि स्थिति तो तनावपूर्ण बन रही है बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। चलिए और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है उसकी। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का 24 घंटे का अल्टीमेटम, माकन पर एक्शन नहीं तो दूसरे दलों से करेंगे बात। कांग्रेस को इंडिया से अलग करने पर होगी बात। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, ये कहा है आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और दिल्ली में कांग्रेस को बीजेपी की फंडिंग है, यह भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाए कांग्रेस पर। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का
एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। तो कांग्रेस नेतृत्व से अजय माकन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और संदीप दीक्षित इस पर क्या कह रहा है ये सुनते हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। सर, बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, आपकी उम्मीदवारी बीजेपी ने तय की है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से। बहुत अच्छे, चलो कम से कम बीजेपी कुछ तो मुझे समझती होगी। ये तो देखिए एकदम मजाक की बात है, और मैं आतिशी जी को कैसे सीरियसली ले लूं, या संजय सिंह को या केजरीवाल को कैसे सीरियसली ले लूं। 11 साल से ये मुझ पे आरोप मर रहे हैं, 11 साल से मेरी स्वर्गीय माता जी पे आरोप मरते रहे, एक चींटी तक नहीं ये प्रूव कर पाए। तो आप इनकी बातों को गंभीरता से क्यों लेते हो भाई? इन्हीं से पूछो ना। और हो सकता है इनके जो यहाँ पंजाब पुलिस के जो खुफिया घूम रहे होंगे, उन्होंने कोई खबर दे दी होगी, भाई मेरा घर है, खुला है, यहाँ तो आपके तमाम मित्र रोज आते रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन होता, भारतीय जनता पार्टी का कोई धन संपदा आ रही होती तो पता चल जाती ना। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी फंड कर रही है। तो अगर फंड कर रही होती तो मेरा भी तो शीश महल होता। आप देख लो, साधारण घर है, शीश महल तो नहीं है। बता दो शीश महल को और इसके बीच का अंतर, किसके पास फंड है किसके पास नहीं है, वो बता सकते हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी मुझे क्यों फंड करेगी? जिस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी के बीच में 10 साल से संबंध चल रहा है, वो आपस में जाने क्यों आपस में मन मिटाव हो गया उनका, इसमें मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं तो अभी भी कहता हूं ना आतिशी जी को, हिम्मत हो तो यही नहीं, जितने आरोप आपने हम पे लगाए हैं एक भी सिद्ध कर दें। हिम्मत नहीं है इनकी उनकी बात करने की। लेकिन चुनाव के समय में इस तरह की बात करना कि कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी तय कर रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी फंड कर रहा है, एक तरह से आपके कैरेक्टर का असैसिनेशन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है चुनाव के बीच में। इस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे आम आदमी पार्टी? नहीं, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे भाई? देखो, आदमी किसी को गंभीरता से ले तो कार्रवाई करे ना। जो आदमी ने कभी जिंदगी में सच न बोला हो उस पर क्या कोई कार्रवाई कर लेगा भाई? मुझे तो दया आती है इस पार्टी पर। तो आप इनके आरोपों का जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, कल देंगे ना। इनसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब क्यों देंगे? ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या जो इनके सवालों का मैं जवाब दूंगा? मैं इन पे सवाल पूछूंगा। ये सरकार है, इन्होंने हम पर जवाब दिए हैं, वो सब का सब मैं चिट्ठा जो है कल इनके सामने बात करके खोलूंगा। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब दिया है। और अब आपको अलर्ट करने वाली खबर, आजकल हर कार, हर एसयूवी में एयरबैग होते हैं और जो हादसे की स्थिति में आपकी जान बचाते हैं। लेकिन नवी मुंबई में एयरबैग ने ही एक 6 साल के बच्चे की जान ले ली। जी हां, जान बचाने वाला एयरबैग ही मौत की वजह बन गया। मृतक बच्चे का नाम हर्ष है। उसके पिता मावजी अरोठिया मंगलवार रात को हर्ष के साथ कहीं जा रहे थे। हर्ष ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। रात करीब 11:30 पर उनकी कार के आगे एक एसयूवी चल रही थी। तेज रफ्तार से चल रही एसयूवी अचानक डिवाइडर से टकराई, जिससे पीछे चल रही मावजी अरोठिया की कार का बोनट एसयूवी से टकरा गया। झटका लगने के कारण अचानक एयरबैग खुल गया और हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्ष के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत पॉलीट्रॉमा शॉक की वजह से हुई है। पॉलीट्रॉमा शरीर में एक से अधिक स्थानों पर लगी अंदरूनी चोट को कहते हैं। एयरबैग के खुलने और उसके प्रभाव में आने से हर्ष कुछ देर के लिए सदमे की हालत में था। साथ ही एयरबैग के एकाएक खुलने से हर्ष को एक झटका सा लगा और इस झटके के दौरान उसे कई अंदरूनी चोटें आईं, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तो एयरबैग के खुलने की वजह से 6 साल के बच्चे की जान चली गई। बच्चों को कार में बैठाने से पहले कुछ सुरक्षा अपनाना बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं वो सुरक्षा उपाय जिससे आप ऐसी दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बेहतर तरीके से एक्ट कर सकते हैं। कार की फ्रंट सीट पर बच्चों को बिठाना खतरनाक है। क्यों? 13 साल से कम उम्र के बच्चों को हमेशा पिछली सीट पर बिठाएं
और पीछे की सीट आगे की सीट की तुलना में 70% अधिक सुरक्षित मानी जाती है। कार के फ्रंट एयरबैग वयस्क व्यक्ति के मुताबिक डिजाइन होते हैं। फ्रंट एयरबैग से बच्चे को चोट लग सकती है, दम घुट सकता है। कार में चाइल्ड सीट जरूर लगवानी चाहिए। चाइल्ड सीट से बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। नियमित रूप से एयरबैग वार्निंग लाइट की जांच करते रहें। ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं को अवॉइड करने के लिए। और मुंबई का ये मामला बेहद चौंकाने वाला मामला है। रोड और सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ का इस पर क्या कहना है, सुनते हैं। सीट बेल्ट एंड एयरबैग दोनों का कॉम्बिनेशन मस्ट है। हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये 5 स्टार रेटेड कार है या 4 स्टार रेटेड कार है। ये सारे एक्सीडेंट्स जो ना 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टेस्ट किए जाते हैं जनरली। बट जब कोलिजन होता है, जब एयरबैग इन्फ्लेट हुआ तो वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुआ। तो आपकी बॉडी की जो गैप है वो एटलीस्ट 10 इंच होना चाहिए कि सीट बेल्ट की वजह से आप इम्पैक्ट में आगे की तरफ बढ़े और आगे से इन्फ्लेट हुआ और वो आपकी बॉडी और जो हेड है, बेसिकली हेड और एयरबैग के बीच में जब 10 इंच का गैप होगा तब यू आर मोर सेफ। तो कुछ जरूरी सावधानियां बरतकर ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहला स्नान 13 जनवरी को होने वाला है। महाकुंभ में आपात स्थिति से निपटने के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये ड्रोन 24 घंटे पानी के अंदर रह सकते हैं और हर गतिविधि पर निगरानी रख सकते हैं। खास बात यह कि अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी अपना काम बखूबी कर सकता है। ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक नजर रखने में सक्षम है और ड्रोन बेहद तेज गति से आगे बढ़ सकता है और तस्वीरें भेज सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसका प्रयोग पुलिस द्वारा किया जाए, इसके विशेष प्रयास किए गए हैं। उसी के क्रम में ये आज एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के सोपोर की जमी हुई झील। जी हां, ठंड की वजह से यह झील जम चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। जमी हुई झील पर आप देखिए किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। यह झील जो कभी पानी का जरिया थी, अब वो बर्फ, मोटी बर्फ में तब्दील हो चुकी है। बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, मस्ती करते नजर आ रहे हैं।